नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर। आज अपन बात करते हैं उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड देने वाले साइंटिस्टों की थ्योरी के बारे में, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति के सिद्धांत के बारे में। लेकिन बच्चों की फरमाइश पे कि अपन हिंदी वीडियो तो हमेशा डालते हैं दोस्तों की एक क्लास इंग्लिश की हो जाए, तो आज अपन जो वीडियो बनाएंगे या दोस्तों या अपन क्लास लेंगे तो वो लेंगे आज इंग्लिश मीडियम टाइप की। दोस्तों, हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो पिछली बार हमने पढ़ा था नील्स बोहर की, और नील्स बोहर की थ्योरी जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर कुछ पॉइंट पढ़े थे, कुछ सूत्र निकल करके आए थे दोस्तों। पहला पॉइंट क्या था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्किल पाथ में मोशन करता है, और सर्किल पाथ में जो मोशन करता है उस सर्किल पाथ का नाम क्या दिया था दोस्तों इन्होंने? इसने दिया था सेल, ऑर्बिट या एनर्जी स्टेट। सेल, ऑर्बिट या एनर्जी स्टेट। सेकंड पॉइंट क्या था दोस्तों कि ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो मोशन करता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो फिक्स होता है, और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH/2π। यहाँ n शेल नंबर है जिसका मान हमेशा एक पूरा नंबर होगा, कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट था जो क्या था दोस्तों कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी एनर्जी फिक्स होती है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ में अर्थात एक ही एनर्जी स्टेट में मोशन नहीं करता है। ये लो एनर्जी स्टेट से एनर्जी अब्सॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो जो एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी उसे रिलीज कर देता है। तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब भी करता है और एनर्जी रिलीज भी करता है, इसीलिए इसकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आता है, जो रदरफोर्ड की कमी भी थी। फिर उसके बाद में दोस्तों हमने ये बोला था चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया एनर्जी के बारे में, और चौथा पॉइंट था दोस्तों फोर्स के बारे में। और चौथा पॉइंट क्या था दोस्तों कि जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन करता है तो इसके ऊपर दो टाइप के फोर्स लगते हैं दोस्तों। एक फोर्स इसे अंदर खींचता है और एक फोर्स इसे बाहर खींचता है, और ये दोनों फोर्स जो है इनकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? सेम, और डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। तो वैल्यू सेम और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से न तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर गिर पाता है और न ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर गिर पाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसी स्टेट में या इसी एनर्जी स्टेट में चक्कर लगाता रहता है। यहां से अपने दोस्तों तीन फॉर्मूले निकल करके आए थे। ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में मोशन करता है या जिस एनर्जी स्टेट में मोशन करता है उसकी रेडियस का फॉर्मूला था दोस्तों R बराबर 0.529 a²/z, और ये किसमें आएगा दोस्तों? एंगस्ट्रॉम में। दूसरा फॉर्मूला था दोस्तों कि ये इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी स्टेट में या जिस पाथ में मोशन करता है वो किस वेलोसिटी से मोशन करता है, तो v = 2.18 into 10 to the power 8 z/n, ये इसकी वेलोसिटी है। तीसरा फॉर्मूला था जो दोस्तों वो था इसकी एनर्जी का, और इसकी एनर्जी का फॉर्मूला था दोस्तों E = -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीन फॉर्मूला निकल करके आए थे दोस्तों नील्स बोहर की थ्योरी से, और इसी मैटर को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति के सिद्धांत को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। डी ब्रोगली भाई साहब क्या बोलते हैं और उन्होंने किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को समझाया। डी ब्रोगली थ्योरी। देखिए दोस्तों,
दरअसल डी ब्रोगली थ्योरी दो थ्योरियों का मिक्सअप है दोस्तों। जो दो वैज्ञानिक अपनी अपनी थ्योरी देकर के गए थे, उन्हीं थ्योरियों को इसने कंप्रेस करके, उन्हीं थ्योरियों को इन्होंने कंपेयर करके एक नया फॉर्मूला निकाला है दोस्तों। और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी डी ब्रोगली थ्योरी पर आकर के एटम्स की 99% कमियां दूर हो जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह फॉर्मूला, यह एक ऐसा फॉर्मूला निकाल करके लेके आएगा जो फॉर्मूला केवल वेव्स ही नहीं, पार्टिकल पर भी लागू होता है। अर्थात इसके नाम में आता है द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, अर्थात बाय नेचर। बाय नेचर बोले या डाई नेचर बोले, मतलब दो प्रकार की नेचर ये प्रदर्शित करता है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स की नेचर दर्शाता है। और टू टाइप्स की नेचर कौन सी है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स में से पहला टाइप आएगा दोस्तों पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब कण प्रकृति। और दूसरा आ जाएगा दोस्तों वेव नेचर, अर्थात तरंग प्रकृति। तो डी ब्रोगली वैज्ञानिक बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कण के रूप में भी व्यवहार करता है और तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के रूप में भी बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर प्रदर्शित करता है और वेव नेचर भी शो करता है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जो थ्योरियां थी उसमें थी अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी, अर्थात प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फॉर्मूला निकल कर के आया था और वो फॉर्मूला था E बराबर hc अपॉन लैम्ब्डा बोले या E बराबर h न्यू बोले, बात एक ही है। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा है दोस्तों अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी। दरअसल प्लांक साइंटिस्ट ने भी एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला प्रोवाइड करवाया था और आइंस्टीन साइंटिस्ट ने भी एक फॉर्मूला प्रोवाइड करवाया था। दोनों के दोनों ही एनर्जी निकालने के फॉर्मूले हैं। प्लांक थ्योरी जो होती है वो इसी इलेक्ट्रॉन, इसी परमाणु स्ट्रक्चर के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर काम में आती है और आइंस्टीन जो सब जगह काम में आते हैं। और आइंस्टीन की थ्योरी और आइंस्टीन की इक्वेशन आप सब जानते होंगे, E = mc², इक्वेशन नंबर 2। डी ब्रोगली साइंटिस्ट जो है वो ये बोलते हैं कि यदि ये दोनों की दोनों ही एनर्जी निकालने के फॉर्मूले हैं और यदि दोनों ही फॉर्मूलों को एक ही स्थान पर लागू किया जाए तो दोनों से निकलने वाली एनर्जी भी सेम होगी। अर्थात जो एनर्जी इस फॉर्मूले से प्रोवाइड होगी वही एनर्जी इसी फॉर्मूले से प्रोवाइड हो सकती है। अर्थात अगर दोनों सेम होंगे तो दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। तो इक्वेशन 1 और 2 से h न्यू बराबर mc²। और जैसा कि न्यू को अपन बोलते हैं दोस्तों लैम्ब्डा, c अपॉन लैम्ब्डा, अर्थात फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा hc अपॉन लैम्ब्डा इक्वल टू mc²। एक c से एक c कट जाएगा दोस्तों, लैम्ब्डा उधर लेकर के जाना है और mc इधर लेकर जाना है। तो लैम्ब्डा बराबर h अपॉन mc। अर्थात वेवलेंथ जो है उसका फॉर्मूला एक और निकल करके आता है दोस्तों। एक वेवलेंथ हम यहां से भी पता कर सकते हैं। वेवलेंथ का एक फॉर्मूला था लैम्ब्डा = c अपॉन न्यू। लेकिन अगर हमारे पास न्यू न हो तो हम लैम्ब्डा बराबर h अपॉन mc से भी वेवलेंथ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं we know that every particle can't motion speed of light। अर्थात सारे के सारे कण प्रकाश की गति से मोशन मतलब गति नहीं कर सकते हैं। तो सारे के सारे कण 3 × 10⁸ की स्पीड से नहीं चल सकते, उनकी स्पीड हमेशा 3 × 10⁸ से कम होगी। अतः c = v पुट करने पर, c = v पुट करने पर, तो c की जगह हम v करेंगे तो लैम्ब्डा = h अपॉन
v। ये दूसरा फॉर्मूला निकल करके आता है दोस्तों, क्योंकि हम v की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं जो हमारे को फॉर्मूले में प्रश्न में दिया जाए, लेकिन c की वैल्यू फिक्स होती है दोस्तों 3 × 10⁸ जो हम पहले ही बोल चुके हैं। हम जानते हैं कि mv = p अर्थात मोमेंटम, जो कि फिजिक्स का एक फेमस फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों लैम्ब्डा = h/p। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाते हैं तो उसको हटाते टाइम पर हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी कांस्टेंट लगा हुआ है, अर्थात अगर हम इस कांस्टेंट को यहाँ से हटा देंगे तो फिर प्रोपोर्शनल का यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा = 1/p। यदि आप प्रोपोर्शनल शब्द बोल रहे हो तो आपको 1/p बोलना पड़ेगा, और यदि आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो तो फिर आपको अपॉन बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे डायरेक्ट p बोल सकते हैं। हिंदी भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे x फिर ये चिन्ह y, x फिर ये चिन्ह 1/y। अब बहुत सारे बच्चों के यही डाउट आ जाता है दोस्तों कि सर इन दोनों चिन्हों को हम बोलें क्या। इन दोनों चिन्हों को एक तो बोला जाता है समानुपाती और एक बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। इंग्लिश में बोले तो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसे अपन बोलते हैं। समानुपाती शब्द इसके लिए काम में आएगा सर, किसके लिए काम में आएगा, तो दरअसल देखी जाए तो व्युत्क्रमानुपाती शब्द हम एक ही जगह पर बोल सकते हैं जब कोई चीज बटे में होती है। यहाँ पर दोस्तों कोई चीज बटे में है नहीं, यहाँ पर बटे में है, तो इसीलिए हम यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती शब्द काम में ले सकते हैं। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती शब्द काम में लेंगे तो हम बटा शब्द काम में नहीं लेंगे, अर्थात x व्युत्क्रमानुपाती है किसके, y के, x y के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती शब्द हम दोनों जगह ही काम में ले सकते हैं, लेकिन बोलते समय हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। x y के समानुपाती है, x 1/y के समानुपाती है, अर्थात हम समानुपाती शब्द बोलेंगे तो हमारे को बटा शब्द भी बोलना पड़ेगा। और यदि हम व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो फिर हमारे को बटा या अपॉन शब्द यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों हमारे बटा शब्द आ रहा है। तो लैम्ब्डा मतलब तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती है किसके, p के, संवेग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो मोमेंटम। लैम्ब्डा समानुपाती है 1/p के, अर्थात 1/p के समानुपाती कौन हो जाएगा दोस्तों, लैम्ब्डा वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य जिसे अपन बोलते हैं। तो डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार किसी कण की तरंगदैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स वेवलेंथ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। याद रखें मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोला है, यदि दोबारा बोलेंगे अगर अपने से तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/मोमेंटम। यदि प्रोपोर्शनल टू शब्द बोलेंगे तो अपॉन बोलना पड़ेगा, और यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो अपॉन बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से दोस्तों हमारे पास 3 फॉर्मूले निकल करके आए हैं, अर्थात हमारे को वेवलेंथ निकालना हो तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम तीनों फॉर्मूलों में से किसी को भी काम में ले सकते हैं दोस्तों। डिपेंड ये करता है कि हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहीं से ही दोस्तों एक नया फॉर्मूला और निकल करके आता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी कोई चीज मोशन करती है, चाहे वो पार्टिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, हालांकि इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का पार्टिकल ही है, इतना छोटा पार्टिकल है कि वो हमारे को दिखाई नहीं देता है। यदि दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में हमारे कहीं पर भी अगर कोई चीज मोशन करती है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और यदि काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला भी होगा, जैसा कि हमने नील्स बोर थ्योरी में यूज किया था। वही काइनेटिक एनर्जी अगर हम यहाँ प्रोवाइड करना चाहें, क्योंकि पार्टिकल हो या वेव हो, यदि वेलोसिटी का नाम आ रहा है, मोशन का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो
होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसे कौन से फॉर्मूले से प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, चलिए उसके लिए अपन आगे बात करते हैं। इस साइड को हम मिटा देते हैं दोस्तों, ये हमारा काम खत्म हो चुका है। देखो we know that kinetic energy equal to half mv स्क्वायर। अब यहां पर दोस्तों नाम आ रहा है वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑलरेडी हमारे यहां पर है, ऊपर वेलोसिटी नहीं है, तो इसे आप बोल देते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी दे चुके थे। इक्वेशन नंबर 3 से लेम्डा इक्वल टू h अपॉन m v को इधर ले आइए, लेम्डे को उधर लेकर के जाइए, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू h अपॉन m लेम्डा। इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। v पुट v वैल्यू इन काइनेटिक एनर्जी, अर्थात इस v के मान को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रखना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m, v स्क्वायर को यहां पर देखना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा h अपॉन mv का स्क्वायर। याद रखिए ये डेरिवेशन आपको यूज करना है जब आपको एक थ्योरेटिकल पेपर देते हैं, फॉर एग्जांपल 11th, क्योंकि ये 11th का ही टॉपिक है। किंतु जब आप दोस्तों मेडिकल या जेई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये पूरी राम कहानी गाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से 3 या 4 ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी अपन इसको खत्म होने के बाद बोलेंगे दोस्तों, वहां से आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जेई मेन या मेडिकल के लिए आपको केवल एक ही शब्द काम में लेना है कि इलेक्ट्रॉन 2 टाइप की नेचर प्रदर्शित करता है, शो करता है। ये किसने बताया था? डी ब्रोगली ने। और वो 2 टाइप की नेचर कौन से दोस्तों? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। हाफ एम स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम इंटू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू वी, सॉरी h अपॉन m, लेमड़ा है दोस्तों यहाँ पर, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेमड़ा स्क्वायर। m से m कट जाएगा दोस्तों, एक m बचेगा, लेकिन सारे फॉर्मूले हमारे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है, इसीलिए हम इसे भी वेवलेंथ से कनेक्ट करेंगे ताकि एक ही साथ सबको बोला जाए। तो लेमड़ा स्क्वायर को हम इधर लेकर के आएंगे और काइनेटिक एनर्जी को उधर लेकर के जाएंगे। तो लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन, यहाँ तो है 2, एक m कट चुका है, एक m अभी भी शेष है दोस्तों, लेमड़ा स्क्वायर इधर जा चुका है, काइनेटिक एनर्जी नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा ke मतलब काइनेटिक एनर्जी। यहाँ k का मतलब कूलाम कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर k का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, किंतु यहाँ स्क्वायर है तो हम लेमड़ा निकालेंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m ke। ये एक और फॉर्मूला निकल करके आता है दोस्तों, ये फॉर्मूला हमारे को कब यूज करना है? जब हमारे को क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाए। काइनेटिक एनर्जी देकर के यदि वेवलेंथ पूछी जाए तो हमारे को ये फॉर्मूला यूज करना है। मोशन देकर के वेवलेंथ पूछा जाए तो हमारे को ये फॉर्मूला यूज करना है। और यदि हमारे को वेवलेंथ पूछी है और हमारे को कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, केवल मास ही प्रोवाइड करवाया गया है, तो फिर हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। फिर हम ये मान करके चलेंगे दोस्तों कि वो जो पार्टिकल जिसका मास दे रखा है वो किस स्पीड से मोशन कर रहे हैं दोस्तों, लाइट की स्पीड से। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां से हमारे 3 फॉर्मूले निकल करके आते हैं, लेमड़ा बराबर h अपॉन mc, लेमड़ा बराबर h अपॉन p, लेमड़ा बराबर h अपॉन mv, लेमड़ा बराबर h अपॉन p। और यदि हमारे को काइनेटिक एनर्जी भी दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी यहां से निकल जाए, लेमड़ा बराबर h अपॉन रूट 2m ke। ये तो हो गई बात दोस्तों डेरिवेशन की। और यदि हमारे को डायरेक्ट काम में लेना हो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्योंकि जेई और मेडिकल में कोई थ्योरी नहीं आती है, वहां पर दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूले बेस। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारे को क्या करना है? तो ऐसी कंडीशन में आपको डायरेक्ट करना है लेम्डा इक्वल टू h अपॉन p।
हम जानते हैं कि P मोमेंटम है जिसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv। तो दूसरा फॉर्मूला निकल कर क्या जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। वी नो दैट कि हर पार्टिकल प्रकाश की स्पीड से अर्थात स्पीड ऑफ लाइट से मोशन नहीं कर सकता, उसका वेलोसिटी हमेशा लाइट ऑफ स्पीड से कम होती है। तो हम हर जगह पर v काम में नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ वेव्स जो होती है उनकी स्पीड लाइट स्पीड की इक्वल होती है, इसीलिए हम v के स्थान पर c पुट कर देते हैं, तो h अपॉन mc। और यदि काइनेटिक एनर्जी दी जाए तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे दोस्तों, रूट 2m/ke। तो ये टोटल 4 फॉर्मूले निकल कर के आते हैं, जिसको देखते हुए हमारे को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक बार वापस रिपीट करते हैं दोस्तों, क्योंकि हिंदी में पढ़ाना और इंग्लिश में पढ़ाना थोड़ा सा कैलकुलेशनल भारी है। देखो, सबसे पहले डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी दी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही वरदान साबित हुई, क्योंकि यहां पर आकर के दोस्तों जितनी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की कमियां थी वो 99% खत्म हो चुकी थी। डी ब्रोगली थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 टाइप का बिहेवियर करता है दोस्तों। पहली बार कोई साइंटिस्ट ऐसा आया था जिसने ये बोला था कि 2 टाइप का बिहेवियर एक ही के अंदर मिलेगा। पहला बिहेवियर था, पहला नेचर था दोस्तों उसका पार्टिकल नेचर के रूप में, और दूसरा बिहेवियर था उसका वेव नेचर के रूप में। उसने 2 फॉर्मूलों का यूज किया दोस्तों, प्लांक थ्योरी का यूज किया और आइंस्टीन थ्योरी का यूज किया, क्योंकि दोनों से ही एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है। और इसने दोनों को यूज करके अपना एक फॉर्मूला निकाला कि वेवलेंथ को इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में से एक है दोस्तों नील्स बोर थ्योरी के फॉर्मूले, और डी ब्रोगली थ्योरी के फॉर्मूले से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और उनको किस प्रकार सोल्व करते हैं, तो आगे अपन उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे। बस इसमें ये जेईई मेन और मेडिकल वालों के लिए 2 ही लाइन काम की है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर और वेव नेचर 2 टाइप का नेचर प्रोवाइड करता है, और दूसरी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2m/ke। क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कि A660 मतलब 660 ग्राम बॉल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी, अर्थात आपको एक बॉल का मास दे रखा है, आपको उस बॉल की स्पीड दे रखी है, और आपको क्या डिफाइन करना है, वेवलेंथ। मतलब हमारे को क्या निकालना है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे को क्या चीज प्रोवाइड कराई गई है उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे को फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे को दिया गया है बॉल का मास, और वो कितना दिया गया है दोस्तों, 660 ग्राम। लेकिन हमारे को जब भी फॉर्मूले में कोई वैल्यू पुट करनी होती है मास से रिलेटेड, तो हम हमेशा नॉर्मली किसमें यूज करते हैं, किलोग्राम में। तो पहली चीज हमारे को ध्यान रखना है कि हम जब फॉर्मूले का यूज करेंगे तो किलोग्राम वाला का यूज करेंगे, और यदि अगर आप डायरेक्टली से यूज करेंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो हम इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे, और हम जानते हैं कि जब भी मास को ग्राम से किलोग्राम में चेंज करते हैं तो किससे भाग देते हैं, 1000 से। तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 660 बटे 1000, तो ये कट जाएगा, और 2 जीरो है तो दोस्तों 0.66 किलोग्राम हो जाएगा। पहली चीज हमारी खत्म। दूसरी दे रखी है दोस्तों स्पीड, और वो कितनी दे रखी है, 100। मतलब लाइट ऑफ स्पीड से कम है, तो अब v की जगह क्या वैल्यू पुट करें, सॉरी c की जगह क्या पुट करेंगे दोस्तों, v, और वो हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ये ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे।
अब हमारे को ध्यान में रखना है दोस्तों कि वेवलेंथ निकालने के लिए 4 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो वेलोसिटी हमारे को अर्थात स्पीड हमारे को दे रखी है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला आता है दोस्तों, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे दोस्तों 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन m की वैल्यू है दोस्तों 0.66 इंटू v की वैल्यू है दोस्तों 100। नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा भारी कैलकुलेशन इसमें नहीं है, किंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें भारी कैलकुलेशन होती है। मैंने वही क्वेश्चन लिया है दोस्तों ताकि कम कैलकुलेशन में आपको फॉर्मूला यूज करना समझ में आ जाए, फिर अपन सारे प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये h की प्रॉपर वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके पीछे और भी नंबर आते हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसमें अगर आपके पीछे वाले नंबर हटाने से क्वेश्चन का आंसर जल्दी खत्म हो जाता है तो आप उसे हटा करके काम में ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे को यहाँ पर पूरा सॉल्व करना नहीं होता, हमारे को 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। यदि आंसर में बिल्कुल माइनर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अर्थात अगर आंसर इस प्रकार होते हैं कि 6.6 इंटू 10 की घात -34, 6.65 इंटू 10 की घात -34, 6.74 इंटू 10 की घात -34, नाम मात्र का डिफरेंस होता तो फिर आपको इसकी पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ती। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 6.6 से काम चला सकते हैं। फिर आपके किसी के दिमाग में है कि सर 6.62 यूज करें तो बढ़िया आंसर आएगा ना, तो मैंने दोस्तों 2 इसीलिए हटाया है क्योंकि मेरा इससे ये आसानी से कट जाएगा पॉइंट हटाने के बाद में, और यदि ये नहीं कट पाता तो फिर 2 का यूज करना ही पड़ता। चलिए बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करना है हमारे को कि इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन 66, क्योंकि 2 पॉइंट आ रहे हैं और यहाँ पर डबल जीरो आ रही है। अब और अगर अपन करना चाहें तो दोस्तों वैसे ये कर सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों के ये पॉइंट अगर बढ़ जाए तो आप पॉइंट्स को हटाओगे तो ये नीचे आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, 0 मतलब 10, और ये 66 से 66 कट जाएगा। 10 की पावर -34 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 ये भी हो जाएगा, तो -34 और -1 तो ये हो जाएगा 10 की पावर -35। और यहाँ पर इससे ये पूरी तरीके से कट चुका है, और जब हम भाग देते हैं तो एक बार जाता है, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -35, 1 इंटू 10 टू द पावर -35, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको फॉर्मूले का यूज करना समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन इसके आगे और सॉल्व करते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले वाले वीडियो में भी आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, किंतु ये शुरुआत है, तो शुरुआत आपको इसी टाइप से वैल्यूओं को देखते हुए सॉल्व करनी है। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन और है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि 4 पार्टिकल्स हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, अर्थात पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी डी ब्रोगली वेवलेंथ से कैसे रिलेशन रखती है। अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है वो मोशन से भी है। वेवलेंथ की यहाँ पर बात होती है दोस्तों, तो वेवलेंथ के हमने कुछ फॉर्मूले निकाले थे, लेम्डा इक्वल टू h अपॉन t, लेम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, लेम्डा इक्वल टू h अपॉन mc, और लेम्डा इक्वल टू h अपॉन √2mke। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस की ओर। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने टॉपिक के बीच में जो आपको पॉइंट बताया था वही पॉइंट यहाँ पर दोस्तों काम में आने वाला है। यहाँ पर एक तो बोला गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बोला गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
और जैसा कि अभी अपन ने पूरा सोल्व किया था दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, लेकिन दोस्तों यहाँ सारी की सारी वेरिएबल चीजें अपॉन में है, तो अपॉन में है तो यहाँ पर दोस्तों शब्द काम में आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। वेलोसिटी बोले तो वेग। क्या तरंग दैर्घ्य वेग के व्युत्क्रमानुपाती है क्या, मतलब उल्टा। अब देखो देखो दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती शब्द आ गया तो यहाँ पर बटा शब्द नहीं आया है, तो वेलोसिटी बटे में है क्या, तो वेलोसिटी बटे में है सर, बिल्कुल ये रहा। तो अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बी वाला ऑप्शन। सी ऑप्शन है दोस्तों इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पर निर्भर ही नहीं है। तो क्या लेम्डा निकालने के लिए हमारे को वेलोसिटी और मास की जरूरत नहीं पड़ती क्या, बिल्कुल सर, मास की भी जरूरत पड़ती है और वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ती है। जहां तक इन दोनों की वैल्यू हमारे को पता न हो या हमारे को क्वेश्चन में प्रोवाइड न करवाई जाए, वहां तक हम वेवलेंथ पता नहीं कर सकते। क्लियर है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, द लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग ऑल हैव इक्वल वेलोसिटी। मतलब ये जो चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चारों की वेलोसिटी कैसी है दोस्तों, इक्वल है, सेम है। तो वेलोसिटी सेम है और हमारे को क्या प्रोवाइड और क्या ज्ञात करना है दोस्तों, वेवलेंथ। पर वेवलेंथ कौन सी वाली, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ा लैम्ब्डा किसका होगा। तो दोस्तों लैम्ब्डे के हमारे पास चार फॉर्मूले हैं, यहाँ पर हमारे को प्रोवाइड करवाया गया है वेलोसिटी वर्ड, तो हम वेलोसिटी वाला काम में लेंगे दोस्तों, ये वाला काम में लेंगे। तो लैम्ब्डा इक्वल टू h अपॉन mv। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, कि ये सबके लिए फिक्स है, ये फिक्स नहीं होता, किंतु यहाँ पर फिक्स है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी बोल चुका है कि इक्वल है। तो आपको जो भी वैल्यू पुट करनी है वो सबके लिए सेम पुट करनी है, चेंजेस नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, तो बचा कौन, m, बोले तो मास। जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा मतलब बड़ा होगा, उसके लैम्ब्डे का मान कम आएगा, और जिसका मास कम होगा उसके लैम्ब्डे का मान ज्यादा आएगा। तो यहां पर दोस्तों कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32, तो ये हो जाएगा 44। एक नाइट्रोजन का 14 और एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3 और 14 प्लस 3, ये हो जाएगा 17। ये भाई साहब रहे दोस्तों 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31। जैसा कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही आपको ये बता दिया था कि सबसे कम द्रव्यमान जो होता है, सबसे लो मास जो होता है, वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। और जिसका सबसे लो मास होगा, कम होगा, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देगा दोस्तों, सी ऑप्शन। इसी टाइप से दोस्तों डी ब्रोगली के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, और हम ठहरे हिंदी मीडियम वाले, तो हमारे को माइकल जैक्सन की तरह इंग्लिश इतना नहीं आता है, लेकिन आप टॉपिक को समझ करके दोस्तों अगर वैल्यू पुट करते हुए सोल्व करते हुए चलेंगे तो आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा। केमिस्ट्री में क्वेश्चन सोल्व करते समय दोस्तों यहाँ पर एक ही डायलॉग हमारे को याद रखना होता है, वो डायलॉग हिंदी में ये है कि क्या तो पूछा गया है और क्या दिया गया है, दोनों को आप एक साथ लिखेंगे और दोनों को एक साथ लिखने के बाद में आपको वहां दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था जो फॉर्मूले के अंदर देने वाली और पूछने वाली सारी चीजें एक ही फॉर्मूले में हैं, और जिस फॉर्मूले के अंदर देने वाली और पूछने वाली सारी चीजें मिलेगी वही हमारा आंसर लेकर के आएगा। क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले लेक्चरों में से एक लेक्चर ऐसा भी होगा दोस्तों जिसमें सबके मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, और नील्स बोर थ्योरी, डी ब्रोगली थ्योरी, प्लांक थ्योरी सबको मिक्स होने के बाद में आपको लास्ट में यही पता नहीं चलेगा दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा थ्योरी का है। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों डी ब्रोगली थ्योरी को समझा करके निपटे हैं, तो जाहिर सी बात है एग्जाम्पल भी डी ब्रोगली के ही बताए जाएंगे। किंतु आगे आने वाले लेक्चर में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि ये कौन से टॉपिक का है। क्वेश्चन पढ़ करके उसके वैल्यू
लिख करके आपको खुद को ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है और इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और यदि आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आपके हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।